Children, today we are starting turning effect of force. Have you ever observed daily we open the door of our room? This is small replica of the door of our room. This end is hinged. This is door. This end is hinged and this is the handle through which we open or close the door of our room. Have you ever observed what we do when we want to open the door? We apply a force at the handle and door rotates about the hinge. Similarly, if I take this bottle and I want to open its cap, क्या करते हैं हम? हमारी फिंगर्स का मूवमेंट देखो कैसा होता है. एक फिंगर इस तरीके से मूव करेगी और दूसरी इस तरीके से, यानी एक फिंगर इस तरीके से स्लैंटिंग नीचे की ओर फोर्स लगाएगी और दूसरी स्लैंटिंग ऊपर की ओर, और तब ये कैप घूम जाता है. देख रहे हो मोशन? फोर्स लगा रहे हैं हम थंब से ऐसे और फिंगर से ऐसे, और दोनों फोर्सेस इस कैप को घुमा देते हैं. तो ये फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को घुमा रहा है, कैप को, फोर्स जो डोर को घुमा रहा है. लेकिन अगर मैं एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से फोर्स लगाकर मूव कराना चाहूँ तो देखो ये अलग किस्म का मूवमेंट है. और हम सब जानते हैं कि हम इस तरीके के मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, जबकि इस मूवमेंट को कहते हैं, अगर मैं इसको फोर्स लगाकर घुमाती हूँ तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन. क्या फ़र्क है इन दोनों में? हम इस आइसक्रीम स्ट्रिप की हेल्प से ही समझेंगे कि क्या फ़र्क है दो तरह के मोशन में. हमने इस आइसक्रीम स्ट्रिप पर 3 पॉइंट्स लिए, A, B and C, राइट? See? And now I will apply a force so that this stick moves translational motion. A, B, C के मूवमेंट को देखो, तीनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और तीनों की वेलोसिटी वही थी जो इस स्टिक की थी. एक बार फिर ध्यान से देखो, समझने से हमको डेफिनेशन भी आसानी से याद होगी. अगर हम इसे ट्रांसलेशनल मोशन देते हैं तो तीनों पॉइंट्स A, B और C एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं जिससे ये स्टिक, ठीक. लेकिन अगर मैं इसी स्टिक को एक साइड से होल्ड कर लूं और अब मैं फोर्स लगाऊं जैसे पहले लगा रही थी, तो अब ये मोशन बदल गया. अब ये स्टिक इस फिक्स पॉइंट के अबाउट घूम रही है. तो फोर्स मैंने यहां भी लगाया और फोर्स मैंने यहां भी लगाया, लेकिन दोनों केस में फोर्स से इफेक्ट अलग अलग हुआ. एक में रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है सेम ऑब्जेक्ट और दूसरे में सेम ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है. देखो है, लेकिन एक इस एंड को फिक्स किया था और यहाँ फोर्स लगाया था तो ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म हो रहा था. और अगर मैं दो फोर्सेस यूज करूं जैसे मैंने कैप पर यूज किए थे और इन दोनों फोर्स को यूज करूं इस तरीके से, देखो एक फोर्स नीचे की ओर और एक फोर्स ऊपर की ओर, तो भी देखो रोटेशनल मोशन परफॉर्म हो रहा है. फिर ध्यान से देखो इसको, एक फोर्स नीचे की ओर और एक फोर्स ऊपर की ओर, और ये जो स्टिक है ये घूम रही है, ठीक. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स किस तरह से लगाते हैं इस पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा मूवमेंट शो करेगा, राइट? सो नाउ we are going to define translational motion first, in which we have already defined it here only, that all the particles of the object are moving in same direction with the same velocity. All the particles of the
object are moving in same direction with same velocity. And one more thing, this object is called rigid body. Why? If I just observe any 2 points, either I rotate it or I translate it. If I want to squeeze it or I want to stretch it, can you see that distance between 2 points does not change? Such an object in which distance between 2 points of the object does not change is called rigid body. And today we are talking about motion of rigid body. Either it is translational or it is rotational. So very first thing, get ready with your pen and copy, and we will write definition of translational motion and rigid body. So first note down definition of rigid body. When distance between any two particles of the body does not change with time, such body is called rigid body. And translational motion of rigid body means when every particle of the body moves in same direction with same speed. Correct? Now we come to the topic, that is turning effect of force, and for that first we will define rotational motion. So we have to observe rotational motion once again. We will again make this stick to move about this point which is fixed, which I am holding. हम लोग फोर्स लगाएंगे इस स्टिक पर, और इन तीनों पार्टिकल्स को जिनको हमने ट्रांसलेशनल मोशन में स्टडी किया था कि ये कैसे मूव कर रहे हैं, इन्हीं को हम इस समय जबकि ये स्टिक इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट घूम रही है, इनके मोशन को ऑब्जर्व करेंगे. कैन यू सी दैट A, B and C आर मूविंग ऑन दीज 3 डिफरेंट सर्कल्स. एक बार फिर ध्यान से देखो. A इस छोटे सर्कल पर मूव करेगा, B इस सर्कल पर मूव करेगा और C इस सर्कल पर मूव करेगा. अगर ये रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो दैट मीन्स व्हाट इज रोटेशनल मोशन? When every particle of object moves on a circle and center of all such circles is on the same line and at the same point. The same line is called axis of rotation and same point is called center of rotation. And all such circles lie on the plane of the paper. So, plane of the paper on which all these circles lie is perpendicular to axis of rotation. What is axis of rotation? Just observe the rigid body. This is our ice cream stick and these are 3 points ABC. When this stick is rotating about this fixed point, all these 3 particles or points are moving on 3 different circles, but these 3 different circles are having same center, and the line passing through this center, if I fix this toothpick as the line passing through this center, then this line which is passing through the center of all these 3 circles is called axis of rotation. So when an object is moving about a point, line passing through that point is called axis of rotation. Is it clear? So rotational motion is very specific kind of motion in which all the particles of the object move on a circle. The radius of the circle is different, but center of all these circles is same. And axis of rotation is perpendicular to the plane of the paper. And all these 3 circles are on the plane of the paper. So plane of the paper or plane of the circle is perpendicular to the axis of rotation. So we define the rotational motion as, just sum up all the 3 points. Every particle of the rigid body moves on a circle
if the body is performing rotational motion, center of all such circles is on the same line or center of all such circles is at the same point. The center of the circle is called, the center of all such circles is called point of rotation, and the line passing through the point of rotation is called axis of rotation, and plane of these circles is perpendicular to the axis of rotation. That means axis of rotation is perpendicular to the plane of this circle. Is it clear, children? So now we can move to the next important point, that is turning effect of force. अभी उस पर तो बात हुई ही नहीं. To understand turning effect of force, we need to perform 3 small activities. Just observe the rigid body, this ice cream stick, and I am holding this end with my finger, and now I will apply a force so that this ice cream stick moves or rotates about this point fixed end. ठीक है. अब जरा देखो कि मैंने फोर्स जब यहाँ लगाया था तो कितने आराम से घूम गई थी आइसक्रीम स्टिक, और अब मैं यही फोर्स यहाँ लगा रही हूँ. Now I am applying as much force as I can, but can you see that ice cream stick is not rotating? See, ice cream stick is not rotating. अगर मेरा ये हाथ हिल जाता है तो ये स्टिक हिल जाती है, लेकिन स्टिक रोटेट नहीं कर रही है. कब? जब ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट की फोर्स लगाते हैं ना, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज हियर, देन ऑब्जेक्ट इज easily rotating. But when point of application of force is very close to center of point of rotation or axis of rotation, see, then object is not rotating at all. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा point of application of force है वो इस axis of rotation से कितनी distance पर है, इस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आसानी से घूमेगा, मुश्किल से घूमेगा या घूमेगा ही नहीं. अगर हम इस जगह पर फोर्स लगाए तो घूमेगा तो, लेकिन उतनी आसानी से नहीं घूमता जितनी आसानी से एकदम एक्सट्रीम एंड पर फोर्स लगाने पर घूमता है. तो हम इस एक्टिविटी से एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं दैट इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फार अवे, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मोर. And as we move the point of application of force close to the axis of rotation, the turning effect of force decreases. क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? अब दूसरी एक्टिविटी, अगर मैं फोर्स इस तरीके से लगा रही हूँ या मैं एक फोर्स वेक्टर का यूज करूँगी. हम फोर्स को एक वेक्टर यानी एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. इस एरो की टेल उस पॉइंट पर होती है जहां फोर्स लग रहा है, और ये एरो की हेड ये बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है. लेकिन अगर हम पुश फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सेम एरो से, तो हम कभी कभी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. देखो, अगर हम इस पुश एक्शन को इस आइसक्रीम स्टिक पर दिखाना चाहें तो हम एरो को नॉर्मली क्या करते हैं, हम इसकी टेल वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर वो फोर्स लग रहा है, और ये एरो किधर होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. लेकिन अगर हम पुश एक्शन को दिखाना चाहते हैं तो हम इस एरो को इस तरीके से भी शो करते हैं. एंड द हेड इज एट दैट पॉइंट at which the force is applied. So point of application of force on the ice cream stick is this one. Clear? Now just observe, I am using this arrow to represent my push, and
this force is applied at point C and the object is rotating. Now just observe the angle between the ice cream stick and the force. Can you observe that this is 90 degree angle? यहाँ देखो इस डायग्राम में हमने इसको और क्लियर दिखाया है. ये जो फोर्स है रेड एरो और ये जो लाइन है जो आइसक्रीम स्टिक को रिप्रेजेंट कर रही है, इस लाइन और इस एरो में 90 डिग्री का एंगल है. तो जब हम फोर्स को इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन which is representing distance between axis of rotation and the point of application of force. फिर ध्यान से सुनो, जब हम फोर्स को ऐसे अप्लाई कर रहे हैं कि फोर्स उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है. उस लाइन, ये जो ब्लू लाइन, इसको मैं थोड़ा और क्लियर बना देती हूँ. कैन यू सी दिस ब्लू लाइन चिल्ड्रन? अब ये ब्लू लाइन जो है, इस पॉइंट पर मैं इस स्टिक को होल्ड करती हूँ और अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो इस ब्लू लाइन के अलोंग इतनी डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कहलाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ये लाइन रिप्रेजेंट करती है. और इस लाइन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और ये जो एरो की लाइन है ना, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिन्हें तुम्हें समझना चाहिए. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है ना? तो ये बहुत आराम से घूमता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है ऑब्जेक्ट. ठीक, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फोर्स लगाऊं तो मैं कितना भी फोर्स लगा लूं, देखो मैं कितना भी फोर्स लगा लूं, ये ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं. सबको ये बात समझ में आ रही है, फील हो रही है? और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फोर्स लगाऊं, ये है मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन और मैं फोर्स लगाती हूँ इस तरीके से. मान लो मैं एक टूथपिक की हेल्प से फोर्स लगा रही हूँ, ये है मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन. और अब मैं इस तरह से फोर्स लगाऊं, इसको थोड़ा सा तुम्हें एडजस्ट करके कैमरा दिखा रही हूँ. ये देखो इस तरीके से अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो भी ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होगा, और अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो भी ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होगा, है ना? लेकिन अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये आराम से रोटेट हो जाएगा. जबकि लाइन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहूँ, लाइन नहीं कहूँ, perpendicular distance between the axis of rotation and force, उस लाइन और फोर्स के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. डोंट गेट पैनिक की बहुत सारा नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं. बस इतना समझो कि मैंने तुम्हें सिंपली ये बताया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना चाह रहे हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. ये कौन सी डायरेक्शन है? जो लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में, उस लाइन के अलोंग अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं
या इसका उल्टा ऐसे फोर्स लगाएं, ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं। लेकिन अगर हम perpendicular distance between force and perpendicular distance between force and point of rotation और फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर एंगल रखते हुए फोर्स अप्लाई करें तो चीज़ बहुत आराम से घूम जाएगी। अगर मैं लाइन जो कि पॉइंट ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस लाइन से इस तरीके से स्लैंटिंग वे में फोर्स लगाऊं, ऐसे इस तरीके से, ऑब्जेक्ट तब भी घूमेगा। लेकिन अगर तुम इस एक्टिविटी को अपने आप से करोगे तो तुम्हें फील होगा कि अब ऑब्जेक्ट उतनी आसानी से नहीं घूम रहा है जितनी आसानी से ये इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स लगाने पर घूमता है। तो मैंने 4 पॉइंट्स कंक्लूड किए। अगर मेरा फोर्स इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है तो ऑब्जेक्ट आसानी से घूमेगा। अगर मेरा फोर्स इस लाइन के, जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहे हैं बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड फोर्स, उसके अलोंग लगता है, चाहे ऐसे, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं घूमेगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के किसी एंगल पर लगाते हैं तो भी ऑब्जेक्ट घूमेगा, पर अब इतनी आसानी से, इस केस की तरह आसानी से नहीं घूमेगा। तो यहाँ हमने ध्यान से देखा कि अरे, हम फोर्स किस जगह लगा रहे हैं, इस पर भी टर्निंग इफेक्ट डिपेंड कर रहा है, और किस एंगल पर लगा रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आसानी से घूमेगा या मुश्किल से। यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इस पर भी डिपेंड करता है कि किस एंगल पर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। एंड टर्निंग इफेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हल्के से घुमाया तो जिस तरीके से ऑब्जेक्ट घूमा, अगर हम स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दें तो ऑब्जेक्ट और भी आसानी से घूम जाएगा। So we concluded that there are 3 factors on which turning effect of force depends. Now this is time again to note down the important definitions and points. First thing, what is turning effect of force? What is torque or movement of force? So we were just observing the turning effect of force, and simply turning effect of force is called torque और मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो टर्निंग इफेक्ट को हम एक स्पेसिफिक नाम से बुला रहे हैं, दैट इज आइदर टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद ग्रीक अल्फाबेट टाओ। दिस इज टाओ। देन दिस टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. This is very important for your exams. Definition of torque is very important, so mark it important in your notes, because when you are finally preparing the topic, those topics which are examiner's choice topic, the question will always be in those points. Those points you must mark or highlight in your notes. Turning effect of force is called torque, and torque depends upon 3 factors. The first is, stronger is the force and more will be the turning effect, or more will be the torque. Second point, keep on writing the factors. The second factor is, more is the perpendicular distance of the force from the axis or point of rotation. More is the distance of force from point of rotation or axis of rotation. More is the force, more will be the turning effect. And if the force is applied at the point of rotation, the object will not perform rotational motion at all. So second factor is the perpendicular distance of force from the axis of rotation. And the third factor is,
angle between force and perpendicular distance of force from point of rotation. हम इसको perpendicular distance short में बोलेंगे, लेकिन असल में बैक ऑफ माइंड हमको ये ध्यान रखना है कि perpendicular distance किसके perpendicular? फोर्स के. कहाँ से? पॉइंट ऑफ रोटेशन से. So if force is perpendicular to this perpendicular distance, then turning effect of the force is maximum. Torque is maximum. If it is at some angle, if force is at some angle from this D perpendicular, then turning effect of force is not maximum, it is less than this value. But if this force is along this D perpendicular, then the object will not rotate at all. That means turning effect of the force is 0. So in short, we will say that angle between the force and the D perpendicular is the third factor which will affect the torque or the turning effect of force. So now summarize the points. That moment of force or torque, which is that quantity which measures the turning effect of force, ज़्यादा है कि कम है, and which is represented by tau, depends upon three factors. One, magnitude of force. Second, perpendicular distance of force from axis of rotation, which is represented by D perpendicular. And third, angle between D perpendicular and the force. और खाली एंगल नहीं, साइन ऑफ दैट एंगल. मतलब टॉर्क का फॉर्मूला असल में होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू साइन थीटा. और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि when torque is maximum, this is very important point. When torque is maximum, so we will say that torque is maximum when angle between force and D perpendicular is 90 degree. और maximum torque की वैल्यू क्या होगी? Simply अगर थीटा 90 हो जाता है तो साइन 90 हो जाता है 1. तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फोर्स इनटू डी परपेंडिकुलर. तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम. टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डी परपेंडिकुलर इज 90 डिग्री. एंड व्हाट इज द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क? Simply force into D perpendicular. And if someone asks when torque is minimum, very important question, logical reasoning question. Torque is minimum, that means the value of torque is 0 when this theta, which is angle between D perpendicular and force, which is angle between D perpendicular and force, is either 0 or 180. Because sin 0 is also 0 and sin 180 is also 0. तो जैसे ही ये sin 0 0 हो गया, टॉर्क 0. sin 180 0 हो गया, टॉर्क 0. तो टॉर्क की मिनिमम वैल्यू होगी 0. और कब होगी? जब फोर्स और डी परपेंडिकुलर के बीच का एंगल हो जाए 0 या 180 डिग्री. तो टॉर्क क्या है? टॉर्क किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? Keep on writing the important points. You can pause video and note down all the points. When torque is maximum and when torque is minimum. इतनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अब तक समझ लिए. और अब आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ टॉर्क. सो हाउ वी विल फाइंड यूनिट ऑफ टॉर्क?
We will find unit of torque with help of the formula of torque. First thing, note down torque is a vector quantity. This is a quantity which has direction as well as magnitude. Then its unit. एंगल की बेटा कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि एंगल मैथमेटिक्स में अगर तुम्हें ध्यान हो तो डिफाइन किया जाता है आर्क अपॉन रेडियस. मतलब आर्क भी डिस्टेंस है, लेंथ, और रेडियस भी लेंथ है. तो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं है. तो टॉर्क की यूनिट हो जाएगी फोर्स की यूनिट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट, दैट इज न्यूटन इनटू मीटर. सो यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन इनटू मीटर. और इसका डायरेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से पता करना पड़ता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग. ध्यान से देखो, ये हमारी आइसक्रीम स्टिक है, और अगर मैं इस फोर्स को जैसे एरो बना है ऐसे लगाऊं तो ये कैसे मूव कर रहा है, देखो इस तरीके से. दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है टॉर्क की डायरेक्शन को पता करने का रूल. हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद राइट हैंड की फिंगर्स को जिधर ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ऑब्जेक्ट, देखो इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, तो हम अपने राइट हैंड को जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल कर लेते हैं, राइट हैंड को स्ट्रेच करके. देखो ध्यान से देखना, इस तरीके से राइट हैंड को उधर राइट हैंड को स्ट्रेच किया और फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर दिया जिधर की ऑब्जेक्ट घूम रहा है. तो जो स्ट्रेच्ड हैंड का थंब है ना, देखो स्ट्रेच्ड हैंड का जो थंब है, ये थंब की डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन है. बहुत अजीब सा रूल है. जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है उधर की ओर फिंगर्स को कर्ल कर लिया, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो इस टॉर्क की डायरेक्शन है, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक वेक्टर है. तो अगर मैं कहूँ कि इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा जबकि ऑब्जेक्ट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो बहुत आराम से आप इस तरीके से टॉर्क को अगर एक वेक्टर के फॉर्म में एरो से दिखाएं तो आप कहेंगे कि ये जो प्लेन ऑफ पेपर है जिस पर ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जिस पर ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अपवर्ड टॉर्क की डायरेक्शन है. हाथ को राइट हैंड को स्ट्रेच किया, फिंगर्स को घूमने की डायरेक्शन में कर्ल किया, तो थंब की डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस वन. ठीक. अब कैसे इसका फर्क पड़ता है, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे घूमने की बजाय, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घूमने की बजाय क्लॉकवाइज घूमने लगे ऐसे. क्लॉकवाइज कब घूमेगा, जब हम आइसक्रीम स्टिक को इधर से फोर्स लगाएंगे और ये है पॉइंट जिसके अबाउट ये स्टिक घूमेगी. तो जब ये स्टिक क्लॉकवाइज घूमेगी तो हमें अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करने के बाद फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा ऐसे. तो देखो हमारा थंब तो नीचे हो गया, तो इसका मतलब कि ये है रोटेशन की डायरेक्शन, तो टॉर्क की डायरेक्शन हो गई नीचे, इस पेपर में अंदर की ओर नीचे. यानी अगर ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो टॉर्क है पेपर पर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, और अगर ये क्लॉकवाइज घूमे तो टॉर्क हो जाएगा इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर, अभी भी रहेगा लेकिन अब एरो का हेड नीचे की ओर हो जाएगा. तो टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा
उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में रोटेशनल मोशन परफॉर्म हो रहा हो, और ऊपर की ओर अगर एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की ओर अगर क्लॉकवाइज। तो आज हम लोगों ने कितने पॉइंट्स सीखे? वी लर्नड व्हाट इज रिजिड बॉडी. कीप ऑन राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पॉज योर वीडियो and write your notes points. What is translational motion? What is rotational motion? Then what is torque? Factors on which torque depends. When torque is maximum, when torque is minimum. Formula of torque. Unit of torque. And then torque is a vector quantity, and since its direction is such that it is always perpendicular to the plane in which rotational motion is being performed. और तुम अगर ध्यान करो तो किसी घूमती हुई चीज का जो एक्सिस है ना, वो भी तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. ये देखो, अगर मैंने इसको यहाँ पे होल्ड किया है और ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो ये है. और अगर मैं कहूँ व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से हो जाता है, परपेंडिकुलर टू द पेपर है. तो टॉर्क भी तो परपेंडिकुलर टू द पेपर है, इसीलिए क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, इसलिए टॉर्क को बोलते हैं axial vector, right? So direction of torque is something very interesting. Right hand palm rule से. So now we will close the topic for now. अगले क्लास में हम लोग टॉर्क के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे.